कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर ठीक है, सबसे पहले जो आपका सिलेबस है दैट इज एनडीडीएस, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एनडीडीएस क्या है? ठीक है, तो ये स्लाइड के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि देखो, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम रेफर्स टू दी अप्रोचेस। पहली बात तो कोई एक नई अप्रोच लेके आना, फिर दूसरी बात उस चीज को फॉर्मुलेट करना, तीसरी बात एक टेक्नोलॉजी को उस पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म के अंदर या उस ड्रग डिजाइन के अंदर अप्लाई करना। ठीक है, एंड द सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ए pharmaceutical compound in the body as needed to the safety and its desired therapeutic effect। देखो, पांच छह बातें यहाँ पे मेन चीज ध्यान रखने वाली होती है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर। ये जो स्लाइड के अंदर भी बताई गई है कि पहले तो हमने किसी चीज को अप्रोच किया, एक नई चीज का हमने अप्रोच बनाया कि हाँ जी हम ये बना सकते हैं, इस तरीके से ये फॉर्मुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात अप्रोच करने के बाद हमने उसको फॉर्मुलेट किया। ठीक है, फॉर्मुलेट करने के बाद उसको अपने एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में लेके आए कि हमने किसी पर्टिकुलर टेक्निक को यूज करते हुए उस फॉर्मुलेशन को बनाया। फिर जो अपन ने वो फॉर्मुलेशन को बनाया है, ठीक है, सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ए फार्मास्यूटिकल कंपाउंड इन द बॉडी, यानी कि एक ऐसा सिस्टम हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम हमें लेके आना पड़ेगा जो कि क्या है, जो फॉर्मुलेशन हमने बनाई है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर परफेक्ट वे से कहाँ पे पहुंचे, हमारे बॉडी के अंदर पहुंचे। बॉडी के अंदर पहुंचने का इसका सीधा सा मीनिंग है कि हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचे। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंचेगी तो एज सच हम भी जानते हैं कि एक लोकल इफेक्ट है तो बात अलग है, बट एक सिस्टमेटिक इफेक्ट की अगर कोई ड्रग है, जो कि 90% केसेस के अंदर रहती है, सारी की सारी ड्रग्स जो है वो हम सिस्टमेटिक एक्शन के लिए ही देते हैं। ठीक है, उस केस के अंदर वो अगर हमारी ड्रग सिस्टमेटिक जो अ, हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, उस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है उसमें नहीं पहुंचती है, तो वो ड्रग क्या है, एक्चुअल में हमारे लिए यूजफुल है ही नहीं। ठीक है, तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर ये सबसे बड़ी अप्रोच रहती है कि उसको हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में किस तरह से पहुंचाना है। और फिर पहुंचाने के बाद भी, हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचाने के बाद भी सबसे बड़ी बात ये रहती है उसकी सेफ्टी। इस सिस्टम में पहुंच तो गई, बट पहुंचने के बाद क्या वो इतनी इफेक्टिव है कि इफेक्टिविटी वो अपनी दे पाए, थेरापेटिक इफेक्ट तो वो अपना शो कर पाए, प्लस साथ साथ क्या होनी चाहिए, वो सेफ होनी चाहिए, सेफ और स्टेबल होनी चाहिए कि वहां पे वो अपनी स्टेबिलिटी भी शो करे और सेफ्टी भी शो करे। ये दोनों चीजें शो करते हुए लास्ट में अपना थेरापेटिक इफेक्ट भी दे। ठीक है, वो सारी की सारी कैटेगरीज की किसमें हम लेके चलते हैं, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर लेके चलते हैं। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर ये क्या बात कर रहा है, दैट एनडीडीएस इज सिस्टम फॉर द डिलीवरी ऑफ ड्रग अदर देन कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये अपने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कन्वेंशनल के कंपैरिजन में हमेशा ही अलग होगा जो हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होगा। ठीक है, एनडीडीएस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एडवांस टेक्निक एंड न्यू डोजेस फॉर्म। ठीक है, टेक्निक एडवांस होगी पहली बात सबसे मेन, और दूसरी बात जो हमारी डोजेस फॉर्म है वो भी हमारी जो कन्वेंशनल है उससे कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी हटके हो सकती है। कि पैरासीटामोल जो है, या अपने एक मानते हैं कि एक्स ड्रग है, वो अनकोटेड फॉर्म के अंदर आ रही है। ठीक है, उसको अनकोटेड फॉर्म की जगह पे हमें कहीं ना कहीं पे उसको कुछ ऐसी फॉर्मुलेट बनाना है, कोई ऐसे फॉर्मुलेशन बनानी है। कल की स्लाइड में हमने बात करी थी कि पीएच जैसी सेंसिटिव ड्रग्स होती हैं। ठीक है, तो हम टारगेटेड थी कि हमें इस पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर स्केल के ऊपर ले जाके ही उस एक्शन जो है वो, उसका जो एक्शन है वो प्रोड्यूस कराना है। ठीक है, तो हम फिर क्या किसकी तरफ मूव करते हैं, हम कोटिंग की तरफ, पोरिंग की तरफ, या इसके अलावा जो पोर साइज उसके चेंज करके उसके ऊपर माइक्रो कैप्सुलेशन करके, नैनो कैप्सुलेशन करके। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की हजार तरह की टेक्निक्स आती हैं। वो टेक्निक्स को यूज करते हुए ही हमें एक्चुअल में क्या करना है, एक नई फॉर्मुलेशन को बनाना है कि उस टेक्निक से जो हम फॉर्मुलेशन बनाने जा रहे हैं, एटलीस्ट वो जो हमारी कन्वेक्शनल डोजेज फॉर्म है, वो कन्वेक्शनल डोजेज फॉर्म के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी होगी। ज्यादा अच्छी के केस में वो थेरेपेटिक इफेक्ट में भी ज्यादा अच्छी हो सकती है, ज्यादा अच्छी के केस में वो स्टेबिलिटी के केस में भी ज्यादा अच्छी हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि जो कन्वेक्शनल के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी उस पर्टिकुलर थेरेपी के अंदर, उस पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म के अंदर, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ठीक है, ये सबसे मेन चीज ध्यान रखने वाली होती है कि जो इश्यूज हमारे जो कन्वेक्शनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर आ रहे थे, उनमें से कोई भी इशू हमारे जो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कॉन्सेप्ट है उसके अंदर एक्चुअल में वो जो इशू है वो नहीं है। क्लियर है ये बात? अब सबसे बड़ी बात की एम्स, कि एक्चुअल में क्या एम्स।
एक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के क्या एम्स? देखो, कन्वेंशनल से ट्रीटमेंट होता है, ये हम लोग मानते हैं, बट आज की डेट में इसी तरह की जो सीवियर डिजीज अगर प्रेजेंट है, अपने बोलते हैं कि वेरियस ह्यूमन बॉडीज के अंदर या हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, कि जिनका जो है सिंपल डायरेक्ट ट्रीटमेंट हम कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म से एक्चुअल में कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर उनका ट्रीटमेंट उस तरीके से किया गया तो या तो वो बहुत लंबा टाइम लेगा, और लंबा टाइम तक हम वो थेरेपी अगर लेते रहते हैं तो कहीं ना कहीं पे वो अपने साइड इफेक्ट ही बहुत तरह के कोज कर देगी। ठीक है, थोड़ा सा ही पिक्चरल दिखाया गया है कि एक कंट्रोल डिलीवरी है, ठीक है, एक ट्राइंग टू मेक आइडियल ड्रग एंड सिलेक्शन, सेलेक्टिव टारगेटिंग ऑफ ड्रग टू दी साइट ऑफ एक्शन। ये अपन बोलते हैं ना कि एक मशीनरी दिखाई गई है कि ये तीनों चीजें मिलके एक पर्टिकुलर थेरेपी को चला रही है। ठीक है, जहाँ पे हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी है, हमारा ट्राई टू मेक दी आइडियल ड्रग भी है कि ड्रग भी हमारी आइडियल होनी चाहिए, उसके जो आइडियल पैरामीटर हैं, उसके जो आइडियल फीचर्स हैं, वो सारे के सारे दिखने चाहिए। एंड लास्ट वन दैट इज दी सिलेक्शन या सेलेक्टिव ऑफ टारगेटिंग ऑफ द ड्रग टू इट्स साइट ऑफ एक्शन। ये सबसे बड़ी बात है। हमेशा ही नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि हमें जो हमारी ड्रग पहुंचानी है वो कहाँ पे पहुंचानी है, हमारे पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर पहुंचानी है। ठीक है, कन्वेक्शनल के अंदर अपन ये चीज समझते हैं कि हमने उसको ब्लड के अंदर इंसर्ट करा दिया, बट इंसर्ट कराने के बाद वो पूरे के पूरे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में घूमेगी, तो हम ये निश्चिंत हो जाते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चलेगी, इट मीन वो उस पर्टिकुलर जगह पे चली गई, क्योंकि ब्लड तो हम मानते हैं कि हमारी बॉडी में हर जगह पे मूव करता है। बिल्कुल सही बात है, मूव करता है, ब्लड के साथ भी वो जाएगी। ठीक है, बट क्या आप लोग इस चीज का आंसर दे सकते हैं कि एक अगर अपने हाइड्रोफिलिक ड्रग लेते हैं, हैवी हाइड्रोफिलिक ड्रग लेते हैं, ठीक है, उसको पेरेंटल केस के अंदर अगर आप हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एंटर करा देते हैं, और एंटर कराने के बाद हमें उसका इफेक्ट चाहिए हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है, ब्रेन के अंदर इफेक्ट चाहिए, मतलब उसको ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कराना पड़ेगा, और ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कराना पड़ेगा तो ब्लड ब्रेन बैरियर कौन सी नेचर का होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक नेचर की और हमारा बीबी हाइड्रोफोबिक नेचर का है, तो किस तरीके से हमारी वो जो कन्वेक्शनल डोजेज फॉर्म है, जो कन्वेक्शनल ड्रग है, वो उस पर्टिकुलर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अपना इफेक्ट हमारे ब्रेन के अंदर शो करेगी? नहीं करेगी। ऐसे बहुत से रीजंस हैं, ऐसे बहुत से कारण हैं, ऐसी बहुत सी जगह है, ठीक है, सारे के सारे फैक्टर काम करते हैं एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बनाने के लिए। वो फैक्टर शुरू से शुरू हो जाते हैं, एक ड्रग की बात करते हैं तो उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी फिजिक्स क्या है, ठीक है, फिर अगर ड्रग को हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसका एडीएमई क्या है, और एडीएमई के बाद उसका फार्माकोडायनेमिक्स हमें किस तरह को देखने को मिलता है। वो सारे के सारे फैक्टर्स के तौर पे चलते हैं कि एक ड्रग पहले तो ड्रग है, ठीक है, ड्रग किसके साथ एक्शन प्रोड्यूस करती है, किसके साथ एक्शन प्रोड्यूस नहीं करती है, उसकी फॉर्मुलेशन करनी है हमें, किसके साथ वो सॉल्युबिलिटी शो करेगी। फिजिकल फार्मेसी फर्स्ट जो हमारा सेकंड थर्ड सेमेस्टर है अपन वहां से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि हम उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसकी डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसके एचएलबी स्केल के बारे में पढ़ते हैं, पर्टिकुलर ड्रग के उसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों को अपने देखते हुए कि अगर कोई लिक्विड है तो उसकी विस्कोसिटी कितनी है, विस्कोसिटी ज़्यादा है, बहुत कम है, सॉल्युबिलिटी हाइड्रोफिलिक के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है, लाइपोफिलिक के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है, उसके लिए अपन सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करें, सॉल्वेंट यूज़ करते हुए एक्चुअल में बाद में हम अगर उसको टैबलेट बनाना है, उसको ग्रेनुलेशन प्रोसेस से अपने को उसको गुजारना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वेट ग्रेनुलेशन है तो वेट ग्रेनुलेशन के अंदर अपन कौन सा सॉल्वेंट यूज करें, ठीक है, कोई ऐसा सॉल्वेंट अपने यूज कर लेते हैं, बट अगर कोई ड्रग की मोटिलिटी ऐसी है कि उस सॉल्वेंट के साथ वो स्टेबल ही नहीं है, तो उस केस के अंदर अपने क्या करेंगे, स्टेबिलिटी वहीं पे टूट जाएगी, सारी की सारी हमारी डोजेस फॉर्म वहाँ पे ही खराब हो जाएगी, ग्रेन्यूल्स बनेंगे ही नहीं। तो वहाँ पे हम फिर हमें वहाँ पे ये चीज देखनी पड़ेगी कि हम अब आगे की तरफ किस स्टेप की तरफ मूव करें। ठीक है, तो हर स्टेप पे प्रॉब्लम आएंगी। जहां से अपन ने ड्रग ली, ड्रग लेने के बाद अपन ने उसकी डोजेज फॉर्म बनानी स्टार्ट करी, वहां से लेके और जब तक हमारी जो ड्रग डोजेज फॉर्म है जो अपन ने बनाई है, वो डोजेज फॉर्म हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं देती है और साथ में साइड इफेक्ट नहीं देने चाहिए। जब तक ये स्थिति नहीं आती है, तब तक हमारे सामने एक नई ड्रग मोडिलिटी की जब अपने बात करते हैं वो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट रहता है कि पहले ड्रग ली, ड्रग के सारे पैरामीटर्स अपन ने चेक करे, पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमने उसको डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, डोजेज फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, अगर उसकी टैबलेट है तो वेट ग्रेनुलेशन के अंदर
1000 तरह की समस्याएं आएंगी। वेट ग्रेनुलेशन किससे होगा, कौन से एक्सीपेंट यूज करेंगे, ठीक है, फ्लफी नेचर के तो नहीं है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तो नहीं है, इसकी कैसी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही अपन उसके क्या है जो एक्सीपेंट है वो यूज करें, ठीक है। उसके बाद वो तो यूज कर लिया अपने, ठीक है। उसके बाद कंप्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स कैसा आ रहा है, कार्स इंडेक्स अपन ने पढ़ा था, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें देखेंगे, उसका फ्लो देखेंगे, फ्लो के बाद हमें उसकी टैबलेट बनानी है, तो टैबलेट बनाने के बाद कंप्रेसिबिलिटी के बाद उसकी एक्चुअल में जो सारी की सारी जो इवेल्युएशन अपन करते हैं उसके बाद देखते हैं कि उसकी फ्राइबिलिटी सही आ रही है कि नहीं, उसकी हार्डनेस सही आ रही है कि नहीं, जिस थिकनेस की अपने को चाहिए उस थिकनेस की आ रही है कि नहीं। चलो ये भी सारा की सारा कुछ सही हो जाता है। लास्ट में फिर अपने ये चेक करते हैं कि अपन ने डोजेज फॉर्म तो बना ली, टैबलेट तो बना ली, ठीक है। टैबलेट बनाने के बाद उसका डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन क्या सही तरीके से काम कर रहा है, डिसोल्यूशन जितना चाहिए उतना डिसोल्यूशन उसके अंदर है। डिसोल्यूशन का सीधा सीधा मतलब है कि ड्रग का रिलीज है कि नहीं, कि वहां पे ड्रग टाइम टू टाइम रिलीज दे तो रही है या नहीं दे रही है, या ऐसा है कि पहले 15 मिनट में ही सारा कुछ रिलीज कर रही है, बाद के 1 घंटे में कुछ भी रिलीज नहीं आ रहा, ठीक है। या सारा की सारा रिलीज ही 45 मिनट के बाद आ रहा है, पहले 15 मिनट में कुछ नहीं आ रहा रिलीज, वो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट। फिर अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो पास करके फिर अपने उसकी कोटिंग करते हैं, ठीक है। कोटिंग में भी 1000 तरह की समस्या है कि कोटिंग हो रही है, कोटिंग जो मटेरियल है उसके साथ तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा उसका, अगर रिएक्शन हो रहा है ऐसा तो नहीं है कि वो इनस्टेबल फॉर्म उसकी फॉर्मुलेशन कर रहा है, उसके साथ ही रिएक्शन करके वो इंस्टेबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है। शुगर कोटिंग करते हैं, फिल्म कोटिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप की अपने कोटिंग्स करते हैं, ठीक है। कोटिंग के बाद फिर अपने पैकिंग करते हैं, पैकिंग में भी सेम समस्या है कि जो पैकिंग मटेरियल है उसके साथ तो किसी तरह का रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। वहां पे हमें हर एक पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर उस चीज को चूज कर करके चलना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए तो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर इतना टाइम लगता है। ऐसे बोला जाता है कि 10 से 15 साल या 12-13 साल क्लिनिकल ट्रायल्स में जनरली लग जाते हैं उसकी चारों फेजेस जो आपने वो पास करने तक, ठीक है। फेज फर्स्ट करी, फेज सेकंड करी, फेज थर्ड करी, उसके बाद एनडीए अप्रूवल लिया, उसके बाद फेज फोर्थ से जिसको अपने पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी कहते हैं वो करी। तो एक्चुअल में उसको करने में इतना टाइम तो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अपने फॉर्मुलेशन करेंगे, फॉर्मुलेशन बनाएंगे, फॉर्मुलेशन बनाने के बाद उनको पेशेंट के अंदर देंगे, देने के बाद उनके एक्शन देखेंगे, ठीक है। एक्शन देखने के बाद फिर ही हमारे पास रिजल्ट आएगा ना कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के अंदर एक्चुअल में ये इफेक्ट आ रहे हैं। आज की डेट में बोला जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, बट हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर कहीं ना कहीं पे लोगों को इस ईयर के जनवरी के अंदर कोरोना वायरस का पता चला था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ठीक है डिस्कवरी तब से स्टार्ट हो गई थी, डिस्कवरी चल रही है, बूस्ट पे चल रही है, बूम पे चल रही है कि उसको बहुत ज्यादा जल्दी करने की कोशिश करी जा रही है, बट मिनिमम जो टाइम कंज्यूमिंग है, अगर कोई ड्रग बॉडी के अंदर दी जाती है, उसकी हाफ लाइफ अगर 6 घंटे की है, ठीक है, तो 6 घंटे से पहले तो वो डिग्रेड ही नहीं होगी ना बॉडी के अंदर, टूटेगी नहीं आधी ड्रग। और आगे जो 6 घंटे के बाद फिर आगे 6 घंटे, फिर आगे 6 घंटे, मतलब 24-25 घंटे से पहले तो वो डिग्रेड हो गया, हम उसका रिजल्ट देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है उस प्रोसेस में जितना टाइम लेना है उतना टाइम तो वो मिनिमम लेगा ही लेगा, ठीक है। ऐसे किसी के बोल देने से, किसी के कह देने से कि हम इसको दे के देख लेते हैं इसका कोई इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि जिस पर्टिकुलर चीज में जितना इफेक्ट जितना टाइम कंज्यूम करना है डिग्रेड होने में, वो तो उसकी प्रॉपर्टी है, वो तो डिग्रेड होने में उतना टाइम कंज्यूम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है। और ये तो बात अपन ने जो करी है तो करी सिंपल कन्वेक्शनल डोजेज फॉर्म की, और यही बात अगर अपने जब करते हैं कंट्रोल की या सस्टेन की, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पे और ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। क्यों? क्योंकि हमें एक्शन लंबे टाइम तक देखना होता है। हमें पता है कि अपने जो कंट्रोल बनाते हैं, सस्टेन बनाते हैं, किस चीज के लिए बनाते हैं, एक लॉन्ग एक्शन के लिए बनाते हैं, कि जो कन्वेक्शनल के अंदर जो एक्शन आ रहा था वो कम समय के लिए आ रहा था, ठीक है, जो जो रिलीज था वो लंबे टाइम तक रह नहीं पा रहा था हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर, इसलिए हम लोगों ने किस तरफ मूव किया, सस्टेन डोजेज फॉर्म की तरफ और कंट्रोल डोजेज फॉर्म की तरफ मूव किया। बट मूव करने के साथ साथ उनको जो फर्स्ट टाइम उनकी प्रिपरेशन अपने करते हैं, तो फर्स्ट टाइम के अंदर उनका को रिलेशन करना आईवीआईबीसी या उनको क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर ले जाके उनको पास कराना कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और टाइम लेता है। उसके बाद ही वो फॉर्मुलेशन क्या है अपन एक्चुअल में मार्केट के अंदर लाके बेच सकते हैं। अभी तक ये जो जितनी बात अपन ने करी है तो सिर्फ और सिर्फ ड्रग डिस्कवरी डोजेस फॉर्म बनाने तक की बात थी। डोजेस फॉर्म बनाने के बाद उसको देना भी तो है, पेशेंट को देंगे, पेशेंट को देने के बाद उसके इफेक्ट देखेंगे। एडीएम में अपन ने बेस्ट तरीके से पढ़ा है हमारी बायोफार्मास्यूटिकल के अंदर, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, कितना आ रहा है, कितना आना चाहिए, जितना आना चाहिए उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहा है या बहुत ही कम क्यों नहीं आ रहा है,
ठीक है, वो सारे पैरामीटर अपने नोट करेंगे एक एक करके, ठीक है, और फिर लास्ट में देखेंगे कि उनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट या क्लिनिकल इफेक्ट जिसको अपने बोलते हैं कितना आ रहा है। थेरेप्यूटिक एफिकेसी हमें पता चलेगी लास्ट में जाके, जब उसका रिजल्ट हमें जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने उस डोजेज फॉर्म को बनाया है, उस पर्टिकुलर पर्पस को वो डोजेज फॉर्म पास कर रही है या नहीं कर रही है, वो सारी चीजें। अगर पास कर रही है तभी हम मान सकते हैं कि हम लोगों ने जो डोजेज फॉर्म बनाई है एक्चुअल में वो डोजेज फॉर्म हमारे काम की है। इसके अलावा अगर कोई अदर फॉर्मुलेशन बनती है तो वो एक्चुअल में हमारे किसी काम की नहीं। अब जो अपन नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, अब अपन थोड़े से इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। देखो पहले तो मेडिकल, कि मेडिकल इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले कि अपन ये चीज मान के चलते हैं दैट इट विल कंटेन द ऑप्टिमम डोज, कि अगर हम कन्वेक्शनल के कंपैरिजन के अंदर इसकी बात करते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि लंबे टाइम तक ऑप्टिमम डोज हम उसकी कहीं ना कहीं पे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, या ऐसी डोजेज फॉर्म बना सकते हैं कि जिसको हमने दिया और देने के बाद लॉन्ग टाइम तक अपना उसका रिजल्ट देखा। तो पहले हमारे डोजेज फॉर्म के अंदर भी तो उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए उस डोज को होल्ड करने की, कि अगर अपने एक एक्स ड्रग अपने 500 mg या 600 mg 700 mg दे रहे थे, अब अपने एक वाई ड्रग बनाई, ठीक है, 1000 mg की या 1500 mg की, उसने हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया, बट हम एक चीज श्योर हो गए कि वो डोज तो हमें देनी थी दिन में 3 बार, अब ये डोज हमें दिन में एक बार ही देनी है, क्योंकि उसका रिलीज जो है वो क्या आएगा, लंबे टाइम तक आएगा। ठीक है, एट द राइट टाइम एंड द राइट लोकेशन। ठीक है, ऑप्टिमम डोज एट द राइट टाइम, कि उसको बिल्कुल सही समय पे हमें देना है। ठीक है, और राइट लोकेशन, बिल्कुल प्रॉपर जिसको अपने बोलते हैं फॉर्मुलेशन बनाने के टाइम में ये चीज डिनोट की जाती है। सेकेंड वन जो इसके बेनिफिट्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर इसके बेनिफिट सबसे पहले एफिशिएंट यूज ऑफ एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट, रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो बीएमआर बीपीआर के बारे में अपन बात करी थी, उसके अंदर जो अपन अपने जो लास्ट अपने बायो फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी थोड़ी सी बात करी थी, उसके अंदर भी चैप्टर था कि जब अपने फॉर्मुलेशन करते हैं इंडस्ट्री के अंदर तो ये रिडक्शन कॉस्ट है या प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट अगर ज़्यादा आता है तो कहीं ना कहीं पे जो हमारी डोजेज फॉर्म है वो किस तरफ मूव करती है, वो महंगी होती जाती है। जितना प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा उतनी हमारी डोजेज फॉर्म क्या होती जाएगी, महंगी होती जाएगी। और प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कहीं ना कहीं पे कम रहेगा, ठीक है, तो हमारी डोजेज फॉर्म क्या है, सस्ती होगी। ठीक है, देखो एक एक अगर डोजेज फॉर्म अपने बना रहे हैं, ठीक है, बनाने में वहां पे जितनी मशीनरी यूज हो रही है, ठीक है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, जितना पावर कंजप्शन के साथ साथ जितने अदर जो मैन पावर यूज हो रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल अपने मान के चलते हैं कि अपने एक कन्वेक्शनल का बैच लिया था 10 लाख टैबलेट का एक इंडस्ट्री के अंदर, जो कि 10 घंटे में या 5 घंटे में पूरा हो रहा था, 8 घंटे में पूरा हो रहा था। ठीक है, तो 8 घंटे के अंदर वो वाला बैच भी उतना ही कॉस्ट है वो कंज्यूम करेगा, सारी की सारी मैन पावर भी उतनी लगी। ठीक है, एक्सीपेंट तो चलो बाद की बात है, ठीक है, मैन पावर उतनी लगी, पावर कंजप्शन उतना लगा, आपकी मशीनरी यूज हो रही है वो उतनी यूज हो रही है। बट इसी के केस में अगर अपने वहां पे कन्वेक्शनल डोजेज फॉर्म कोई लेके आते हैं, सस्टेन रिलीज कंट्रोल रिलीज लेके आते हैं, ठीक है, तो कन्वेक्शनल की जगह पे अगर अपने उसको कंट्रोल बनाते हैं तो कंट्रोल के केस में भी सेम हो रहा है। ठीक है, कि वहां पे मैन पावर भी उतनी यूज हो रही है, लाइट कंजप्शन उतना यूज हो रहा है, वही मशीनरी यूज हो रही है। ठीक है, बट हमारी डोजेज फॉर्म कन्वेक्शनल बन गई। डोजेज फॉर्म अगर हमारी कन्वेक्शनल बन गई तो उस केस के अंदर एक्चुअल में क्या हुआ, हम जो बात करी थी कि ओवरऑल थेरेपी होगी हमारे कोर्स की, क्या होगी, जो हमारा डोजेज फॉर्म है उसकी ओवरऑल थेरेपी क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। क्योंकि जहाँ पे एक पेशेंट वो 4 टैबलेट खा रहा था, वहाँ पे वो पेशेंट इस टैबलेट को सिंगल टाइम ही लेगा, सिंगल टाइम लेगा, तो ओवरऑल थेरेपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये भी एक्चुअल में एक बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। और सोशल तो है ही है, उसके बारे में तो अपन ने पहले भी बात करी, दैट बेनिफिशियल टू द पेशेंट, बेटर थेरेपी, इम्प्रूव्ड कंप्लायंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि डोजेस फॉर्म कम खानी है। ठीक है, जो थेरेपी है वो लंबे टाइम तक अगर चलती है तो उस केस के अंदर क्या है, ओवरऑल जो कोस्ट रिडक्शन भी होता है, कोस्ट रिडक्शन होता है तो उससे कई और तरह के फायदे भी मिलते हैं अपने को, कि एक तो अपने 4 टाइम थेरेपी ले रहे थे, 5 टाइम थेरेपी ले रहे थे, उसकी जगह पे हमें 1 या 2 बार ही वो पर्टिकुलर थेरेपी लेनी पड़े। ठीक है, या हम इसको गैप बाय गैप थेरेपी लेनी पड़े, कुछ थेरेपीज ऐसी भी रहती हैं, ठीक है, कि जिनको वीकली एक बार लेना पड़ता है। एंटी फंगल टैबलेट कुछ इस तरह की आती है मार्केट के अंदर, कि जिनको 1 वीक में 1 बार लेना पड़ता है। कैल्सियोल पाउचेज आते हैं, उनको भी 1 वीक में एक ही बार लेना पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या है अल्टीमेट, जहाँ पे तो हम जो सिपकार आती है सिप्ला की, या जो शेलकल आती है फाइजर की,
उस तरह की टैबलेट अपने कैल्शियम की दिन में एक बार ले लेते, उसकी जगह पे अपने उसका जो कैल्सिरोल पाउच है उसको हमने 7 दिन में एक बार लिया, तो ओवरऑल क्या हुआ, वो उसके अंदर भी रिडक्शन हुआ। जहाँ पे वो टैबलेट 10, 12, 15 रुपए की आ रही थी, कैल्सिरोल सिंगल पाउच ही 30 रुपए का आ रहा है, जो हमें 1 वीक के बाद लेना है। एक तो हम 10 रुपए की टैबलेट 7 दिन तक मतलब 70 रुपए अपने कंज्यूम कर लेते हैं, और वहाँ पे अपने उसकी जगह पे कैल्सिरोल पाउच 1 वीक के बाद ले रहे हैं, मतलब हम सिर्फ 30 रुपए 32 रुपए कंज्यूम कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल हमारे लिए वो चीज़ क्या होगी, बेनिफिशियल। ठीक है, एम एम की बात करें तो हम इसको एग्जैक्ट पहले भी कवर कर चुके हैं। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज प्रोवाइड एन थेराप्यूटिक अमाउंट ऑफ ड्रग एट अप्रोप्रिएट साइट। एक साइट के ऊपर हमें अप्रोप्रिएट जो है वो थेराप्यूटिक अमाउंट ऑफ ड्रग देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बारे में अपन ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं पहले। साइट इन दी बॉडी टू accomplish द प्रमोटिंग एंड देन मेंटेन द डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन। कंट्रोल के केस में ऐसा होता है कि हमें लंबे टाइम तक डिजायर्ड कंसंट्रेशन जब हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में रखनी पड़ती है या अपने रखते हैं, तो अपने उस कंट्रोल के केस में ऐसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है दैट इज फॉर द ड्रग टू रीच द टारगेटेड साइट विद लिटिल और नो साइड इफेक्ट। कहीं ना कहीं पे हम ये भी मान के चलते हैं कि अगर अपने इस तरह की फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो कन्वेक्शनल के अंदर जो साइड इफेक्ट्स आ रहे थे, जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा सस्टेन है, हमारा कंट्रोल है, या नोवल ड्रग सिस्टम का कोई भी पार्ट है उसके अंदर उस तरह के साइड इफेक्ट ना आए। ठीक है, टू मिनिमाइज द ड्रग डिग्रेडेशन एंड लॉसेस। जो ड्रग डिग्रेडेशन है और जो लॉसेज हो रहे थे ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन, वो क्या है, नोवल ड्रग सिस्टम के अंदर जो सस्टेन है और जो कंट्रोल है उस केसेस के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स है ओवरकम हो जाती हैं। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है वो अपने को देखने को नहीं मिलती हैं जनरली। ठीक है, और लास्ट में टू इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एंड द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड इन द रिक्वायर्ड साइट। सबसे बड़ा फायदा कि अगर बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है पर्टिकुलर ड्रग की, तो उस केस के अंदर हमें फायदा ही फायदा है। जहाँ कन्वेक्शनल के अंदर बायो अवेलेबिलिटी दिखती तो थी, मतलब पीक चढ़ती तो थी ऊपर की तरफ, बट जल्दी ही नीचे आ जाती थी, जल्दी नीचे आ जाती थी, एलिमिनेशन जल्दी हो जाता था। ओवरऑल जो अपने बायोबिलिटी देखते थे, वो एक्चुअल में जितनी बायोबिलिटी जितने टाइम तक वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में रहनी चाहिए, उतने टाइम तक वो क्या है एक्चुअल में हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर क्या नहीं रह पाती थी। तो उस केस के अंदर अपने को क्या है, कन्वेक्शनल की जगह पे अपने जो है वो सस्टेन की तरफ या कंट्रोल की तरफ मूव करते हैं।